बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो खबरें हैं वो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक हैं और सानिया नौमी से मुतल्लिक हैं और 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतल्लिक हैं कि एक तरफ तो शेर मरवत साहब जो है उन्होंने पार्टी से बगावत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चूँकि चेयरमैन PAC नहीं बन सका, इसलिए मैं ना तो उस कमेटी से के साथ काम करूँगा और ना ही मैं जो है PTI के साथ काम करूँगा जब तक मुझे नहीं बुलाया जाएगा तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से। उस वक्त तक मैं जो है वहाँ पे नहीं जाऊँगा। इसके साथ साथ असद कैसर साहब का एक बड़ा अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि सानिया नौमी के साने पर माफ़ी कैसी, हमने तो कभी अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी तो किसी और से माफ़ी क्या मांगेंगे। ये भी बयान आपके सामने है और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम किसी से माफ़ी नहीं मांग सकते। लेकिन इसके साथ साथ कल सानिया 9 मई को 1 साल हो जाएगा, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। फिर कल जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक सवाल के जवाब में जो है उन्होंने बताया कि कितने वोट पड़े तहरीक इंसाफ को और कितने वोट बाकी जमातों को पड़े, और क्या ये जो तहरीक इंसाफ को वोट पड़े हैं इसका मतलब ये है कि ये तमाम वोट फौज के खिलाफ हैं या शोहदा के खिलाफ हैं या शोहदा की फैमिली के खिलाफ है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करने का। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया परवेज़ संदेला साहब ने, उनसे बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है और फिर सैर कमरान साहब आपका तल्लुक़ पार्टी से। बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने का। नदीम भाई आपकी तरफ आऊँगा पहले। आज मुझे बताइएगा कि चेयरमैन PAC का मामला जो है वो क्यों इतना जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है कि शेर मरवत ने बगावत का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं सानिया नौमी पे माफ़ी कैसी, और हम तो किसी के अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते। तो ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल बल्कि 1-1.5 साल से बल्कि 2-2.5 साल से सख्त मुश्किल में है, और उस वक़्त से तो मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ जब 9 मई को पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, जब उन्होंने अपने आप को अदालत के सामने जमानत के लिए पेश किया हुआ था, अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया। मैं समझता हूँ जब कोई शख्स कानून के सामने सरेंडर करता है तो वो कानून की हुक्मरानी को तस्लीम कर रहा होता है। जिस तरह से इमरान खान साहब को वहां से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मुल्क भर में हंगामे हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात को आज तक इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि एक ही वक्त में रियासत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अपना दुश्मन समझने पर मजबूर किया गया। एक ऐसी कंपेन चलाई गई हमारे खिलाफ, हमारे मुखालफिन की तरफ से। क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं बलोच साहब, मैंने इन सारी चीजों का एनालिसिस किया है। हम कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से प्यार ना करता हो। कैसे मुमकिन? ठीक है। जो रियासत हमें इज्जत देती है, जो मुल्क हमें शनाख्त देता है, इस मुल्क के लिए हम जैसे हमारे जो बुजुर्ग जो अपने अपने आबा व अजदाद की हजारों साल जमीन को छोड़कर यहाँ आकर आबाद हुए, वो कैसे इस मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं? लेकिन हमारे मुखालफिन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें जो आज के इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी है, 40 साल से 83 से लेकर आज तक यही लोग मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान में हुक्मरान रहे। इनके पास चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेर करने का कोई बयानिया नहीं था, इन्होंने इस 9 मई की आड़ में इतना प्रोपेगेंडा किया, इस माहौल को इतना कशीदा किया। हालात आज आपके सामने हैं। अब मैं PAC की बात करूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किल में थी तो शेर अफजल मरवत वो पहला शख्स था जो बाहर निकला। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में शामिल हूं जिनको 15-16 साल इमरान खान साहब के साथ स्ट्रगल करते हो गए। ठीक है। मैं समझता हूं आज हमारी अगर मुश्किलात की बहुत सारी वजूहात हमारे मुखालिफिन की वजह से हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे अपने रवैयों की भी वजह इन सारी मुश्किलात की वजह है। यहाँ हमेशा अपने टैलेंटेड लोगों के साथ ज्यादती करने के लिए एक माफिया इस जमात में मौजूद रहा है, जो आज भी है। ठीक है। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स आज जो कुरैशी साहब, अब सानिया 9 मई पे जारी बात है, सानिया हुआ, जलावगरा हुआ, शोहदा के जो मज़ारात थे या उनके जो है वो जलाए गए, मुजस्मे जलाए गए, तो क्या माफ़ी जो है वो नहीं मांगनी चाहिए? असर कहते हैं कि हमने अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी। देखिए, मैं असद कैसर साहब अपनी बात का खुद जवाब देंगे। मैं बलोच साहब एक बात बड़ी आपको संजीदगी से पूरे अमानत के साथ, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने शोहदा से प्यार ना करता हो। यार, जो शख्स
अपनी फैमिली को छोड़कर इस मुल्क के लिए, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, उससे तो कोई बदबख्त ही बुग़्ज़ रखेगा। कैसे मुमकिन है हम अपनी अफवाज के उन सिपाहियों से लेकर उन अफसरान तक जो आज हमारे। चलें चलें परवेज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। यही क्वेश्चन सर मैं उठाना चाह रहा हूँ कि सानिया 9 मई पर जो है वो बजाय जो है वो माफ़ी मांगने के कौम से या कोई इस मामले को सेटल करने की बजाय जो है वो कल फिर दोबारा से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई। असल कैसर कहते हैं कि हमने कभी अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी, उमर यूब कहते हैं कि ये एक साजिश थी। तो ये फिर तो मामला जो है कहीं और जाएगा सर। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखें, पहले तो ये है कि असद कैसर साहब से पता ये करना चाहिए, उनको लाइन पे लेना चाहिए, कोई उनसे पूछे कि वो कौन से बाप की बात कर रहे हैं। एक बाप था उनके दौर में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और वो कौम का बाप होता था, तो वो कौन से बाप से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, हकीकी बाप से या फर्जी बाप से? तो ये दोनों सूरत में ही मुनासिब नहीं है कि अगर कोई इंसान अपने बाप से माफी नहीं मांगता तो उसका जो करैक्टर है वो तो आपके सामने आ गया। ऐसे इंसान के साथ आप क्या ताल्लुक रखेंगे, क्या बात? जो अपने बाप का ना हुआ वो रियासत का क्या होगा? एक। और दूसरा, मेरे ये दोस्त साथी ने जो नून लीग पर 9 मई का इल्जाम लगा दिया, यार ये बड़ी फनी बात है। मुझे जरा ये बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुंह में वो जो अल्फाज थे जिसमें वो कह रही थी कि हमें ब्रिगेडियर साहब के घर पर जाना है और वहां पे जाकर कमांडर हाउस जाना है जी, क्या वो नूनली की थी? अच्छा, जो अब्बास साहब का जलाने वाला बयान था, क्या वो नूनली के थे? क्या वो सनम जावेद जो है आजकल जेल के अंदर से टिकटॉक उसकी आ रही है, क्या वो नूनली की थी? इसके अलावा इजाज चौधरी साहब जो है अपने बेटे से जश्न मना रहे थे टेलीफोन कॉल पे, क्या वो नूनली के थे? और फिर सबसे बड़ी बात, महात्मा साहब जब रहा हुए तो उन्होंने कहा जी कि जो मुझे अगर रेंजर गिरफ्तार करके लेके जाएगी तो मेरे फॉलोअर्स कहाँ जाएंगे? वो रेंजर को जलाने जाएंगे, वो आर्मी को जलाने जाएंगे, वो जीएच को ही जाएंगे, वो जाकर मियां वाली बेस को जलाएंगे, वो मुजस्मा जो आपके कर्नल शेर खान का उसका जलाएंगे जिसके दुश्मन भी तारीफें करते थे। तो वो क्या ये सारे के सारे नून लीग थे? देखें, ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि इनको कल अगर ये कहा गया है, चांस दिया गया है रियासत की तरफ से कि अगर आप सदके दिल से माफी मांगे तो फिर आपके बात करने का जवाब बनता है, वो भी सियासी जमातों से। ये नहीं हो सकता कि रियासत या मतलब कि आपके एस्टेब्लिशमेंट या आपके आर्मी चीफ या डीजीआई वो आपसे मुज़ाकरात करें। नहीं, मुज़ाकरात फिर भी आपको सियासी जमातों से ही करने हैं। तो देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि अपनी गलती से ना सीखना और इसको 1971, अब देखिए 1971 से इसका क्या ताल्लुक है? शेख मुजीब का इमरान खान से कोई मुकाबला हो सकता है? प्रो पाकिस्तान था, पाकिस्तान बनाने वाले थे, उनके साथ अक्सरियत थी। क्या ये इस चीज को उससे इसकी मतलब उसके साथ मिसाल दी जा सकती है जो इमरान खान ने इस पे एक 9 मई वाले दिन एक अपना नया बयान जारी कर दिया कि जो इस वक्त हालात हैं वो 9 मई के और 71 वाली जो उसमें जो सिचुएशन उसके मुताबिक है। जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ शेख मुजीबुर रहमान, कहाँ इमरान खान, कहाँ एक दहशतगर्द जमात, कहाँ एक जमहूरी जमात। तो इस तरह की चीजें करने से मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को मजीद बढ़ा रही है। मजीद कल का दिन अल्लाह करे ये खैर से गुजरे, क्योंकि कल का दिन होना तो ये चाहिए था कि इसको बरसी के तौर पे मनाना चाहिए कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन कल 9 मई को जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है केपी के वजीर की तरफ से कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, आपको कोई रोके तो उसकी वीडियो बनाए। केपीके की हुकूमत उस रोकने वाले के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करेगी। तो कल का दिन बस दुआ मांगे कि खैर से गुजरे। मेरी तो यही दुआ। मैम सहर, आप बताइएगा कि कल 9 मई है और जो पहले भी बात की गई DGISPR की तरफ से कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर मामला खुलेगा, 2014 का भी खोलें, IMF का भी खोलें, लेटर जो है दिया गया और बाकी सारी चीज़ें भी खोलें, तो मामला किस तरफ जाएगा? एक तो तहरीक इंसाफ कल जो है प्रोटेस्ट उन्होंने ऐलान कर दिया है, बजाय इसके कि जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन करते, बातचीत करते या मामला को आगे बढ़ाते, कल फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि 9 मई का जो सानिया था वो इतना अफसोसनाक पाकिस्तानी कौम के दिलों पे एक ज़ख्म है। इसलिए कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि रदीम कुरैशी साहब ने कहा कि हम अपने शोधा से मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही। लेकिन वो जो दिन था, एंड इट वाज नॉट एन आइसोलेटेड डे। मैं ज़रूर कहूँगी कि 2014 के धरने को देखें। मुझे बता दें, आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी कौमी लीडर ने यह कहा हो कि हुंडी से पैसा भेजें, किसी कौमी लीडर ने यह कहा हो कि आप जो है बिल जला दें। बात यह है कि आपने बुनियाद डाली एक ऐसी कि आपने जिस पार्लियामान की
आप मेंबर थे, आपने उसी पार्लियामान पे हमला किया, ठीक है। उसके बाद ये सिलसिला वहाँ रुका नहीं। वो जो मैं कहती हूँ, जो इमरान खान साहब ने कहा ना कि बारूदी सुरंगें, तो बारूदी सुरंगें उन्होंने पाकिस्तान में भी बिछाई, अपनी जमात में भी बिछाई। ये हमें नज़र आ रहा है। यानी हर वो वक्त जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए तो ये एक ऐसा माहौल प्रोवोक करना, लोगों को इश्तियाल दिलाना और एक माहौल पैदा करना कि कोई पहली बात नहीं थी कि इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जली, हम उसको भूल जाएं। क्या हम ये भूल जाएं कि एक शख्स ने कहा था कि पाकिस्तान पे एटम बम फेंक दें? क्या पाकिस्तानी कौम इसको बर्दाश्त कर सकती है? एक शख्स ने जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे पे फाइज हो, उसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए। मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी या नहीं थी? क्या हम ये बोलें कि 9 मई जो है उसमें हमने नहीं देखा हसन न्याजी को यूनिफॉर्म लहराते हुए? क्या हमने नहीं देखा तहरीक इंसाफ के लीडर्स को लोगों को इख्तियार दिलाते हुए और ये कहते हुए कि कोर कमांडर हाउस जाएं? क्या हमने नहीं सुना कि लोग जो है एड्रेसेस बता रहे थे कि आप जो है इन जो है मिलिट्री जनरल्स के घर पे जाएं और उन पे हमला करें? तो बात यह है कि ये सब क्या था? ये तो इनकी शक्लें भी वाज़ेह हैं, उनकी ऑडियोज भी सामने हैं। बात तो है, आप ये कहते हैं कि ये मातम का दिन है, हम माफ़ी मांगते हैं, हमारी कौम रंजीदा है, दुख में है, हम माफ़ी मांगते हैं। मगर आप ये देखें कि अभी जो है सऊदी डेलीगेशन आया, अब एक दफ़ा मरवत साहब ने, उनके साथ उनकी पार्टी ने बेमुरवती की, उनकी पार्टी ने बेमुरवती की उनके साथ, और वो इंतकाम किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में दोबारा इन्वेस्टमेंट आ रही है, मैं दोबारा एक फजूल बयान दूं। और ये कोई पहली चीज़ नहीं है। 2014 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल हुआ, 2022 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजिट कैंसिल हुआ, और अब इन्हें फिर पता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने आना है, तो उन्होंने कहा दोबारा इंतशार फैलाओ ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे अदम इस्तेकाम है। इन्होंने पार्लियामान को अखाड़ा बना दिया, ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो कि मैं समझती हूँ हम दोहरा नहीं सकते। तो बात यह है कि माफ़ तो पाकिस्तानी कौम नहीं करेगी इनको, ये क्या माफ़ी मांगेंगे? पाकिस्तानी कौम नहीं करेगी, इसलिए कि आप मुल्क के असासों पे हमला करें, आप जो है मुल्क शोहदा पे हमला करें, आप PTV पे हमला करें, आप रेडियो पाकिस्तान पे हमला करें, आप पार्लियामान पे हमला करें, आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे हमला करें, तो आपने तो इतनी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं कि अब ये लैंड माइन्स जो है ना, ये इनको निकालते निकालते पाकिस्तानी कौम के हाथ भी जख्मी है और दिल भी जख्मी है। तो ये जो जख्म है, इसके लिए आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। चलें, ये तो कौम ने माफ़ करना है कि जो सन 9 मई हुआ था या जो जलाओ गिराव हुआ था, ये कौम का मुकदमा है और कौम ही माफ़ी जो है वो दे सकती है। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि सन 9 मई और अवाम का रद्द अमल, तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। परवेज़ संदेला साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो सन 9 मई है और दूसरी तरफ जलाओ घिराव है और तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट है। जैसे अभी SR कामरान ने कहा कि बजाय माफ़ी मांगने के बजाय जो है वो अपनी हरकत पे या अपने जो है वो जलाओ गिराव पे कौम से माफ़ी मांगने के उल्टा जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। तो फिर अगर ये एहतजाज जारी रहेगा, अगर पार्लियामान के अंदर जो है ना पार्लियामान के अंदर बात होगी ना बाहर बात होगी, तो फिर मामलात कैसे सुलझेंगे सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये चाहती नहीं है कि मामलात सुलझे। मामलात सुलझने वाले जो मामलात तरफ जाएंगे तो वो तहरीक इंसाफ की सियासी मौत है। देखें इस मुल्क में हो क्या रहा है आज, अगर आप ये देखें कि IMF से लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर वर्ल्ड बैंक से लेकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सऊदी इस वक्त जो ईरान और इस वक्त जो उसके बाद आने वाली इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे और उससे उनको अदायगियों में जो है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अवाम के लिए बेहतर होगा। अगले साल से महंगाई 15% कम हो रही है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सब कुछ देखे तो उनके जो पेट में है ना वो मरोड़ उठते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो वापस दोबारा उसी डगर पे जा रहा है जहां पे 2016-17 में पाकिस्तान को रोका गया था और लाडले को लाया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो अमन सुकून शांति है इस मुल्क में बिल्कुल वारा नहीं खाती। वो चाहते हैं कि लोग सड़कों पे रहें, वो चाहते हैं कि शहर बंद रहें, वो चाहते हैं कि मेट्रो ट्राम ऑरेंज लाइन रुके, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये पहले भी ये सब कुछ 2014 में क्या किया था, चीनी सदर आ रहा था तो इन्होंने क्या किया था, ये अब भी इसी किस्म की हरकतें करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इनको अगर ना रोका गया ना तो ये बार बार ना आप पे चाइना एतबार करेगा, ना आप पे सऊदी अरब करेगा, ना आप पे कतर करेगा। तो ये इनको रोकना यहाँ पे इसलिए जरूरी है
और इनके हक में यही है कि पाकिस्तान। और जहां तक शेर अफजल मरवत वाली मैं मिस कर गया हूं, देखें ये इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये इमरान खान साहब ने खुद उसको नारा लगाया जब मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, तो शेर अफजल मरवत ने उस वक्त सारे का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाया। लेकिन वो भी आज नईमुल हक बनने के लिए तैयार हो जाए, बल्कि नईमुल हक बन चुका है। क्योंकि इमरान खान अपने अलावा किसी को इतनी शोहरत बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके अलावा भी कोई लोग निकाल सकते हैं, उसके अलावा भी लोगों में कुछ जा सकता है, कोई लीडर बन सकता है, जल्द से जुलूस कर सकता है, लोगों की क़यादत कर सकता है। तो ये इमरान खान साहब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत ज़हनी दिमागी तौर पर नईमुल हक बनने के लिए तैयार हो जाए। नदीम साहब, नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर इतना इंतशार क्यों है? लीडर जो है वो बेशक अंदर बैठा है, अडयाला जेल में है, वो मिलते हैं मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ लोग बाहर निकलते हैं और फिर हर बंदा जो है अलग बात करता है कि मुझे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ये कहा, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मुझे नामजद कर दिया, कभी उमर अयूब साहब कुछ कहते हैं, कभी गौर अली खान साहब कुछ कहते हैं। तो ये इंतशार क्यों, किस तरफ जा रहा है सर ये? अच्छा, मैं गुजारिश ये करूंगा, जैसे आप और मैं आज़ादी से गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन का सोर्स भी होता है, हम अपनी राय का इजहार भी करते हैं। क्या आप तवक्को रख सकते हैं जो शख्स कैद में है उसको भी इतनी फैसिलिटी होगी? मिलते हैं, उनके आर्टिकल छपते हैं बाहर, अपना अखबारात में उनके इंटरव्यू छपते हैं सर। अच्छा सर, आप अब मेरे दोनों दोस्तों को ऐसे खुशबू से सुनते हैं जैसे वो आपको कोई बड़ा कोई मजहबी दर्श दे रहे हैं और मेरी बारी में आप चलें सर, आप बोलें सर। आप सर बोलें सर। चले मैं नहीं बोलता सर, आप बोलें सर। आपसे नाराज ना हो सर, बोलें। जो दूध के और शहद के दरिया आपके और आपके इन चाहने वालों ने फैलाए हुए हैं वो रोज टीवी पे नजर आ रहे हैं। लाहौर जैसे शहर में 400 स्ट्रीट क्राइम हुए परसों। ये जो पीएमएलएन के दोस्त या बैठ के उनके लिए अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, मैं इनसे कहूंगा खुदा के लिए गरीब आदमी की बातें करें। ये टीवी पर बैठकर भाषण पूरी कौम सुन रही है और जो आम आदमी के साथ बन रहा है वो आकर देखें। वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने बड़े 3-4 लाख रुपए का ड्रेस पहनकर और जमीन पर बैठकर गंदुम के खेत में एक गंदुम की कटाई मुहिम का आगाज किया था। 3 वुज़रा भी उनके प्रोटोकॉल में जमीन में बैठ गई थी खवातीन। जिन 3 खवातीन का पंजाब चढ़ाया हुआ है वो पंजाब के काश्तकार उनकी जान को भी रो रहे हैं और पीएमएलएन के सपोर्टर्स की जान को भी रो रहे हैं। वो काश्तकार जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख की पहली बम्पर क्रॉप पैदा की है, खरीदार कोई नहीं है। आप इन पे बातें करें। और मैं सार कामरान साहब से भी कहूंगा कि आपकी पीपल्स पार्टी ने कराची में सिंध में जो गुल खिलाए हुए पूरी कौम देख रही है। कराची के बुजुर्ग टीवी पे आकर डाकुओं से अपील कर रहे हैं कि खुदारा 20 साल के बच्चों को वो गोली ना मारे, स्टेट क्रिमिनल्स मोबाइल छीन ले, पैसे लेने, 20 साल का बच्चा बड़ा करने में वालिदैन की बड़ी चीजें सर्फ होती है। ये लोग अपील कर रहे हैं, ये इनकी हुक्मरानी है कि लोग डाकुओं से आज अपील कर रहे हैं। कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू इस मुल्क पर इस तरह से सवार है। यह नहूसत ने इस मुल्क को 76 साल से इतना खोखला कर दिया है कि आज हम हर चीज का इल्जाम इमरान खान पे लगा रहे हैं। अगर सऊदीया पाकिस्तान को ज़कात नहीं दे रहा तो इमरान खान जिम्मेदार है। चाइना पाकिस्तान को भीख नहीं दे रहा तो इमरान खान जिम्मेदार है। ईरान से इनकी जुर्रत भी नहीं है ये गैस पाइपलाइन ले सके। ये भाई साहब तो दानिश्वरी दिखा रहे हैं ना यहाँ। ये मुझे डोनाल्ड ट्रम्प की उस बात का जवाब है जो उन्होंने कहा था गैस पाइपलाइन जब गैस लेंगे ईरान से तो फिर पाकिस्तान को बताएंगे। ये पाकिस्तान के हुक्मरान इसका मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के दौर में दूध की नहरें बह रही थी। जी बिल्कुल, 150 रुपए के पेट्रोल में साहब आप घर से आते थे यहाँ ऑफिस, 150 रुपए के पेट्रोल में 18 रुपए का बिजली का यूनिट था। आप अपने किचन एक्सपेंस उस दौर के और आज के मैच कर ले, बिल्कुल दूध की नहरें थी। आज के हिसाब से यही रेट थे उस वक्त। देखिए मैं समझती हूँ कि अगर नदीम कुरैशी साहब के पास जवाब नहीं है मैं हमदर्दी कर सकती हूँ, लेकिन इधर की बात उधर ले जाना, उधर की बात उधर ले जाना। मगर मैं ये कहूँगी कि अगर शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तहम्मुल नदीम कुरैशी साहब, तहम्मुल। आप जरा तहम्मुल से बात सुने। बात यह है कि आप थोड़ा सा ज़र्फ दिखाएं। ये आपका सियासी जो है जलसा नहीं है, ठीक है। कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान को तबाही के दिहाने पे पहुंचाया, मगर मसला ये कि इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। इन्होंने यही करना है। बात यह है कि आप जिस गंदम की बात कर रहे हैं, हम तो काश्तकार हैं, ठीक है। हमें पता है कि हम किस तरह से सफर कर रहे हैं। और आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, आपको क्या पता कि कुर्बानियां क्या होती हैं।
एक शख्स जो है जिसको एक्सरसाइज मशीन भी जेल में मिली हुई है, जो गुफ्तगू भी करता है, जो अपनी पार्टी में खुद बारूदी सुरंगें बिछाता है। संदेला साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? बोले। मैं मुल्तान वाला भाई जेड़ा बहुत सादा है, मेरी गल सुनो। इस तरह की गल है, 5 लाख के सूट का जेड़ा इल्जाम लाते पे ने ना मरियम नवाज ते, इन्हां कोल कारकर्दगी ते गल करन दी, इनके पास ना कारकर्दगी पे बात करने के लिए कुछ है नहीं है। तो इसलिए ये 5 लाख का सूट, कौन सा सूट है जो मरियम नवाज ने पिछले 15 दिन 20 दिन में, 1 महीने में 5 लाख का सूट पहना हो? ये सिर्फ इल्जाम है, यही इनके कुछ है। ये इनको चुभता पता ही क्या है? जब 1 साल के बाद नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में लोगों का इलाज शुरू हो जाएगा, ये इनको अभी से चुन रहा है। इनको ये जो 32-33 फील्ड हॉस्पिटल 2 महीने में तैयार होकर और एक दिन में 500 से 600-7 लोगों को वो ट्रीटमेंट दे रहा है और 15-18 हजार लोगों को रोज सड़कों पर इलाज मिल रहा है, इनको ये तकलीफ दे रहा है, इसलिए इस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं। फिर इनको जो सड़कें बन रही हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जो मरियम नवाज वाईफाई स्पॉट लगा रहे हैं, पिंक बटन लगा रहे हैं, बच्चों की गेम और खेलों के शुरू कर रहे हैं, और बहुत सारे दूसरे जो तरक्याती काम है जो पिछले 2 महीने में शुरू होकर कंप्लीट होने के नजदीक है। इस वक्त जो अस्पतालों की हालत है, मरियम नवाज ना कोई जादूगर हो गया, मरियम नवाज रोई कोई जादूगर आ गया पंजाब में। नहीं तो 2 महीने में प्रेसिडेंट मुकम्मल, यार खुदा के लिए मुल्तान हॉस्पिटल में जाएं और जाकर देखें क्या प्रोग्राम आपने मैंने पूरी कौम ने देखना है। आप छोड़ें बाकी सब ना, देखें ये जवाब नहीं है। जवाब ये है कि मैं आपको कह रहा हूं कि अब हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप मुल्तान जो है, मुल्तान हॉस्पिटल में देखें, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही कि नहीं हो रही, अस्पताल अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप देखें कितने BHU हैं जो बेसिक हेल्थ के यूनिट हैं, उनकी हालत तो देखें पिछले सिर्फ 2 महीने में। और आपको लग रहा है जादूगर में, ये जादूगर ही होता है जो अपनी आवाम के लिए 2 महीनों में ये चीजें करता है। एक जादूगर वो भी है जो बुजदार जैसा बंदा लेके आता है, जिसको 8 से 10 महीने सिर्फ फाइलें पढ़ने में लग जाता है। वो लोगों को यकीन दिलाता है कि मैं पंजाब का शहबाज शरीफ लगा हुआ हूं। उसके मुकाबले में आपको तनकीद करने के लिए मरियम पे कुछ नहीं मिला, तो आपको 8 या 10 लाख या 5 लाख का सूट नजर आ गया। नहीं साहब, आप हैं तो इस मुल्क के ना, ये मुल्क तो सबसे पहले है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यहीं पे रहेगी, मुल्क रहेगा तो रेट से लाख रुपए कम बता दिया। मैंने सूट की कीमत 1 लाख रुपए कम बता दिया। तो गुस्सा गंदुम की कटाई का जवाब दे। गंदुम के काश्तकार से जो खरीदारी करनी थी पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने, वो खरीदारी क्यों नहीं की? तो करे ना बात, बोले सच में इस कौम को सच, पहले बताएं इस कौम को सच। वो गंदम कौन खरीद करके गया है? उस वक्त शहबाज शरीफ के पास समरी आई थी, रिजेक्ट की थी। बोले काकर साहब के बारे में बताएं, उस वक्त निगरान हुकूमत के बारे में जिसने ये ब्लंडर किया है, जिनको पता था कि हमारी क्रॉप्स आ रही है, फसल तैयार हो रही है, उन्होंने मंगवाई, उनके खिलाफ बात करें, चाहे अदालत उनके खिलाफ करे, उनके खिलाफ धरने करें, उनके साथ उनके बारे में आप पंजाब हुकूमत पर आ जाएंगे। खुदा का खौफ करें यार। चलें प्रवेश साहब, मुझे आप फिर बाद में बात कर लेंगे, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि कभी तो तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से बात करती है, कभी सानिया 9 मई पे जो है वो कहती है हमने माफ़ी नहीं मांगनी, ये बिल्कुल दुरुस्त हमारे खिलाफ साजिश हुई। तो ये मामला जो है वो कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं देता। 8 फरवरी के मुतल्लिक ये कि जो प्रोपेगेंडा था कि फ़ौज ने जो है वो धांधली करवाई या फ़ौज ने कोई किरदार अदा किया, इस पर कल DG ISPR ने बड़ी खुल के वजाहत की। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमें यकीन है कि इस अवाम, इस पाकिस्तान के शहरी अपनी फ़ौज और इदारों के साथ खड़ी। ये एक और झूठ है कि जो उसके साथ है, जिसने उसको वोट दिया, वो खिलाफ है। ऐसे नहीं है मेरे भाई। तो ना इस बयानिए के पीछे नंबर्स हैं, ना इस बयानिए के पीछे सोच है। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वो वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। प्रवेश साहब, मुझे बताइए कि सर ये जो DG ISPR ने वजाहत पेश की, बड़े जो है वो खुल के वजाहत पेश की उन्होंने कि किस तरह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो शायद जो है वो फौज के खिलाफ है या शोहदा के खिलाफ है। किस तरह पॉसिबल सर ये? अरे बड़ी बदकिस्मती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके ये बता रही है कि जिन लोगों ने, अगर 10% या 15% जो लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, क्योंकि बाकी सारा वोट तो इसका मतलब है कि वो जो इनके खिलाफ पड़ा इस वक्त हुकूमत में है, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है, उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जिनके साथ ये धोखा और फ्रॉड किया जा रहा है, जिन्होंने इमरान खान साहब के वो नाकदे कोके के चक्कर में या कैदी 804 के चक्कर में ये मतलब कि उस वक्त वोट डाल दिया।
उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो कैसे उनका वोट इस्तेमाल कर रहा है, और उस वोट को ये तासुर दिया जा रहा है कि वो वोट फौज के खिलाफ पड़ा है या वो फौज के सरबराह के खिलाफ पड़ा है, फौज की पॉलिसियों के खिलाफ पड़ा है। देखिए, आपको वोट पड़ा, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये बहुत खतरनाक इमरान खान साहब है, बारीक गेम खेलते हैं। जिस तरह उन्होंने देखे ना जेल से, जो भी मेरे भाई कह रहे थे कि क्या सहूलतें मौजूद है, जी सहूलतें मौजूद है। 1000 से ज्यादा मीटिंगें कर चुके हैं जेल में बैठ के इमरान खान साहब, और जिस किस्म का देसी कुकड़, जिस किस्म का देसी मुर्गा वो खा रहे हैं, वो बकरे खा रहे हैं, किसी को इससे पहले सहूलत मौजूद नहीं थी। 8 बैरकों को तोड़ पर एक ड्राइंग रूम इमरान खान साहब के लिए बना हुआ है, साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल की सहूलत मौजूद है, और अंदर बैठ के कर क्या रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि जो 9 मई है और जो सानहा जो सकूते ढाका सकूते पाकिस्तान है, वो दोनों एक ही सिचुएशन है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि खुदारा ये काम ना करे, मुल्क रहेगा तो रहेंगे, पाकिस्तान है तो मैं और आप हैं। अगर आप इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अपनी फौज के खिलाफ, आप लोगों को पता नहीं है अगर सिस्टम ब्रेक हो जाए तो क्या होता है। जब सिस्टम ब्रेक हो जाए तो फिर आप भी नहीं बचेंगे, फिर आपके ड्राइवर, आपके खानसामे भी आपको मारने के लिए निकल आएंगे। आप इस सिस्टम को चलने देंगे तो फिर ये मुल्क चलेगा। खुदारा इस लेवल पर ना जाएं। इमरान खान साहब भी और उनके चाहने वाले जो मेरे भाई इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, और कल का दिन जो है खुदारा इस किस्म का कोई दोबारा हादसा ना कीजिएगा, ना होने दीजिएगा। हालांकि आपका केपीके का वजीर आला अभी से धमकियां लगा रहा है, हम उम्मीद करते हैं फिर एक दफा पहले की तरह मैं यही कहूंगा कि कल का दिन सुकून से गुजरेगा, इस तरफ आवाम को लेकर ना जाए। सर साहब, आप बताएं कि 31% वोट पड़ा है तहरीक इंसाफ को, और जो 70% खिलाफ पड़ा है उसकी बात नहीं की जाती, और ये भी तासुर दिया जाता है, जैसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद ये वोट जो है वो 9 मई के बाद पड़ा और 9 मई का बदला लिया गया, जो है पब्लिक ने बदला लिया। तो किस तरह ये क्या फौज के खिलाफ वोट पड़ा है? देखिए, पहली बात ये, मैं तो इसको तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंतशार कहूँगी। और मैं समझती हूँ कि असल जो तहकीकात ये होनी चाहिए कि इनकी जहन साजी किसने की, ये इनको कैसी फंडिंग मिल रही है। ये बयानियाँ खाली ये कहें कि ये एक शख्स बैठ के बना रहा है, नहीं, इसके पीछे एक पूरी मुनज़्ज़म जो है ना तहरीक है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलती है। बात यह है कि अगर आपका टारगेट अफवाज पाकिस्तान है, नहीं, आपका टारगेट अफवाज पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ आपका टारगेट पाकिस्तान की सलामती है, आपका टारगेट पाकिस्तान का दिफा है, आपका टारगेट पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे हैं, आपका टारगेट पाकिस्तान की आवाम है, आपका टारगेट जो है पाकिस्तान की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। अगर ये मैं समझती हूँ कि तहकीकात हो तो अब मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए, अवाम के सामने आना चाहिए कि ये इतनी बड़ी साजिश क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हुई, क्यों एक ऐसा शख्स ये एक जहन साजी के ज़रिए यहाँ पर इंडक्ट हुआ और उसने सबको, हर शख्स का इस्तेमाल किया। जिस शख्स ने उस पर एतबार किया उसने उसी पे वार किया। तो ये शख्स जो है, मैं समझती हूँ, ये कहता था ना मैं खतरनाक हो जाऊँगा, तो ये वाकई खतरनाक हो चुका है। और मैं समझती हूँ जब कोई बहुत खतरनाक हो जाता है तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर उसके नुकसानात बहुत होते हैं। कौम को भी बचाना है, मुल्क को भी बचाना है, और अफवाज पाकिस्तान के वक़ार का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानिए को हम रिजेक्ट करते हैं। इस नफरत को कोई भी बाय नहीं करेगा। आपके खिलाफ ज़रूर, मैं समझती हूँ आपके खिलाफ ज़रूर कौम ने 70% वोट डाले हैं आपके खिलाफ। आप आके सिंध खड़े हो, आपको 200 वोट नहीं मिलेंगे। चले नदीम साहब, आप बताइए कि जो 70% वोट तहरीक इंसाफ के खिलाफ पड़ा हुआ है, जो आप कहते हैं कि मैंडेट का एहतराम किया जाए, तो बाकी जो 70% मैंडेट है उसका एहतराम नहीं होना चाहिए? मेरी जान, ये वोट जिन लोगों ने दिए, मुझे तो वो जिंदा इंसानों में तो नजर नहीं आए। और पीएमएलएन बलोच साहब 4000 वोट ले रही है, ब्राउन के 1,15,000 वोट दिए, आप 1,15,000 फोकस जो वोट पड़े आप उनको वोट काउंट कर रहे हैं। मैं तो इस स्टैटिस्टिक्स में बड़ा हैरान हूं। जो इनका फॉर्म 47 जो इन्होंने दिया है, ये बोगस और फ्रॉड, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1,92,00,000 वोट लिए हैं। और जिस जमात का आज बड़ा शोर है पाकिस्तान में, बड़ी ये मुहिब वतन जमात है, सुने ना सुने, तो 1,23,00,000 वोट लिए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस सारे हालात के बावजूद, इस सारे मसाइल के बावजूद, निशान छीनने के बावजूद, सारी लीडरशिप को जेलों में डालने के बावजूद, लोगों के घरों पे पुलिस से हमले करवाने के बावजूद, इलेक्शन डे पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनको घरों में कैद करने के बावजूद सबसे ज्यादा सीट्स नेशनल असेंबली में ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स। तो देखे ना, मुझे तो देखिए, अब हम जो बुनियादी नुकता मेरा है एज ए पोलिटिकल वर्कर, की बात कर रहे हैं, इन्होंने पानी बंद कर दिया था 2 महीने। मौजूदा जो हुकूमत फॉर्मेट की गई है पाकिस्तान में जबरदस्ती, वो 3 माह में उनकी परफॉर्मेंस 0 है।
उनको ये सियासी हुकूमत पहुंचाने की कोशिश है ताकि कौम का जो गंदम स्कैम में जो अरबों रुपया कमाया गया, अरबों डॉलर, जो मुल्क $1 अरब डॉलर के लिए पूरी दुनिया तरीके में एतमाद ला रहे हैं पंजाब में नदीम साहब, तरीके में एतमाद ला रहे हैं पंजाब में। देखिए मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, वो दो चोपड़ियां देने वाली मर गई हुई है सर। देखिए ना, हर चीज का एक वक्त है। अब ये जो भाई मेरे नुमाइंदगी कर रहे हैं PMLN की, शायद इन्होंने कभी अवाम में ना गए हैं ना इन्होंने वोट लिया है, इनको चैनल पे आपने मौका फराहम किया है, इनके लिए बड़ी गुड लक है। मुमकिन है इनकी तारीफ और तौसीफ से इनको कोदा मिल जाए, मैं मुंतजर रहूंगा और इनके लिए मैं इनके विश यू गुड लक कहूंगा। लेकिन एक गुजारिश कर दूं, मैंने इनसे 2 बातें की थी। मैंने मरियम नवाज साहबा के सूट की कीमत के हवाले से वो 10 लाख का था और 5 लाख कह दिया, मैं उसकी माजरत करता हूं। जवाब नहीं है कि गंदम की फसल तबाह की थी आपने 2 महीने से इनका पानी बंद करके तरबेरा डैम से। हम माफ करेंगे आपको? नहीं माफ करेंगे। सुन तो लेना सार साहब, सुने जज्बाती ना। जिस काश्तकार ने देखा कि सूबे की वजीर आला तशरीफ लाई है, उन्होंने गंदम की हार्वेस्टिंग कैंपेन का इफ्तिताह किया है। 10-15 वुज़रा थे और उसकी सोशल मीडिया पे कैंपेन हुई। उस हार्वेस्टिंग के नतीजे में एक दाना पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा। पंजाब का काश्तकार, मैं उसका नुमाइंदा हूं, मैं इनका हाकिमों का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं महकूमों का नुमाइंदा हूं, मैं मजलूमों का नुमाइंदा हूं। मैं जालिमों से सवाल कर रहा हूं, महकूमों की तरफ से। भाई जिस चीज का आपने क्या आपने फॉलो अप किया उसको? क्या आपने पूछा कि गंदम का काश्तकार, जिस काश्तकार ने अभी अगली फसल की तैयारी करनी है, जिस काश्तकार ने हमारी फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली हुई है, जो काश्तकार बदतरीन मौसमों में अपने बच्चों की सारी पूंजी जमीन में डाल, सवाल कुछ और होता है, आप किसी और तरफ निकल जाते हैं। मैं किसी और चलें, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया परवेज साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सैर साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने बात की सानिया 9 मई पर कि कल भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है और जैसे दुआ की जा रही है कि अल्लाह खैर करे कि कल 9 मई जो है वो खैर खैर से गुजर जाए। लेकिन तमाम सियासी जमातों को जो है जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, पाकिस्तान की बात करनी पड़ेगी, अवाम की बात करनी पड़ेगी जिन्होंने उन्हें मैंडेट दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।